हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया ना? चलो आज हम देखेंगे ऑस्मोसिस प्रेशर, परासरण दाब। परासरण दाब या ऑस्मोसिस क्या बोलते हैं इंग्लिश में? प्रेशर। क्या बोलते हैं बेटा जी? प्रेशर। ठीक है, चलो। परासरण शब्द इबी नोलेट ने दिया, जिसका तात्पर्य है धक्का देना। क्या? धक्का देना। अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलायक के कणों का अधिक संख्या से कम संख्या की ओर गमन क्या कहलाता है? पराशरण। क्या समझे? विलायक के कणों का अधिक संख्या से कम संख्या की ओर गमन करना। अब ये परिभाषा एकदम सही लिखी है। अब या फिर अथवा में क्या हो सकता है? अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलायक के कणों का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन करना क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। समझे? अब जैसे हम इसको थोड़ा बना के दिखाते फिगर में। ये ले लिया हमने एक कंटेनर, बीच में लगी है अर्धपारगम झिल्ली। ये क्या है बेटा जी? अर्धपारगम झिल्ली है। चलो, एक तरफ से हमने पानी भर दिया, एक तरफ क्या भर दिया? पानी भर दिया। ये पानी भर दिया मैंने हम लोग। ठीक है, ये पानी भरा है पूरे में पानी भरा है। अब एक तरफ मैंने क्या किया? एक तरफ मैंने जो है इधर मान लो, एक तरफ मैंने इसमें नमक डाल दिया। नमक डाल दिया। ये जो रेड कलर वाले हैं ये नमक हैं। अच्छा, नमक के दाने जो भी कहो आप। ठीक है। अब सांद्रता किसकी है? सांद्रता बेटा विलेय के पदों में ली जाती है ना। विलेय विलेय किसमें ज़्यादा है? तो विलेय तो इसमें इस इधर इधर की तरफ तो सिर्फ जल है। इधर क्या है? जल है। इस तरफ तो कुछ है नहीं। इस तरफ देखो नमक भी है। तो सांद्रता तो नमक वाले की तरफ की ज़्यादा है ना। इस तरफ की सांद्रता अधिक अधिक है। तो पानी क्या होगा? पानी इधर से इधर को जाएगा, इधर से इधर को जाएगा। समझे? इधर से इधर को जाएगा। तो इसे क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? परासरण। ये विलेय क्या है? विलेय जल था ना। जल ही तो है। जल के कणों का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन ही क्या है? अब सांद्रता किसकी अधिक है? नमक के वाले जल की अधिक है ना। यानी इस जो सादा जल है इसकी सांद्रता कम है। कम वाला सांद्रता वाला जल अधिक सांद्रता वाली जल की तरफ बह बह रहा है, जा रहा है। इसे क्या कहते हैं? परासरण। अब होगा क्या सर? जब ये बह गया, मान लो ये जल था, ये परासरण झिल्ली थी, ये जल था। अब जल मान लो यहाँ तक आ गया और इधर जल यहाँ तक बढ़ गया। भाई इधर का जल, इस तरफ का जल इस तरफ गया तो इधर तो लेवल बढ़ेगा और इधर लेवल घटेगा। समझ गई बात? अब भाई हमारा देखो, पानी हमारा कम हो रहा है। पानी हमारा क्या हो रहा है? कम हो रहा। नमक वाला पानी तो हम पी नहीं सकते ना। अब एक तरह की फिनोमिना ही ना, एक तरह की क्रिया है। नमक वाला पानी कोई पी नहीं सकता, तभी तो समुंदर को पानी कोई पी नहीं सकता। नहीं तो समुंदर समुंदर में आदमी प्यासे मर जाते हैं। आपको पता भी है। समुद्री पानी हम पी नहीं सकते, वो पीने वाला पानी नहीं है। खारा पानी होता बहुत ज़्यादा। पीने लायक पानी तो 2 से 2.5 2% ही है पूरी पृथ्वी में, है ना। बाकी करीब 95% तो समुद्री जल है। समझे? चलो अच्छा, छोड़ो ये बात। तो हम क्या बोल रहे थे अभी? तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गया जल, विलेय के कण गए। अब हुआ क्या है? अब हम मान लो हम इस पानी को चाहते हैं कि रोक दें। ये पानी इस तरफ से इस तरफ, इस तरफ से इस तरफ ना आए। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक प्रेशर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? दाब। क्या लगाएंगे बेटा? एक दाब लगाएंगे इस तरफ, नमक वाले विलयन की तरफ। दाब लगाएंगे तो हम ऐसा दाब लगाएं कि जो अर्धपारगम झिल्ली द्वारा है ये जल इधर की तरफ ना आ सके। जिस दाब द्वारा ये जल इधर नहीं आ सकेगा, इतना दाब लगा दे कि इस दाब द्वारा ये जल इधर इस तरफ नमक वाले विलयन की तरफ ना आ सके। बस जितने दाब पे ये नहीं आएगा उसी दाब को क्या बोलते हैं? परासरण दाब। जिस दाब पर परासरण क्रिया रुक जाती है उसे ही क्या कहते हैं? परासरण दाब। समझ गए अच्छे से? फिगर आप इस तरह बना सकते हैं, कुछ बुक में आपके मिल भी जाएगा। तो वह द्रव द्रव स्थैतिक दाब जो अर्धपारगम झिल्ली से विलायक के कणों के गमन को रोक देता है, परासरण दाब कहलाता है। वही चीज़ लिखी है यहाँ पे। यह दाब विलयन की सतह पर लगाया जाता है, अतः इसे ये यहाँ पे पाई है। अच्छा बेटा, ये यहाँ पे क्या है? पाई से प्रदर्शित किया जाता है। अब प्रतिलोम
प्रतिलोम को रिवर्स रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। आरओ बोल देते हैं शॉर्टकट में, ऑस्मोसिस बोलते हैं। इसे क्या बोल देते हैं? आरओ, शॉर्टकट में रिवर्स को आर से ओ से। आरओ वाला पानी पीते हैं ना, उसमें क्या होता है? रिवर्स ऑस्मोसिस ही होता है। वो कैसे शुद्ध होता है? रिवर्स ऑस्मोसिस से शुद्ध होता है, समझे? जैसे यही तो करते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या करते हैं? परासरण का ठीक उल्टा होता है। मान लो एक तरफ गंदा वाला पानी है, वही नमकीन वाला पानी हम जो बनाए थे ना अभी, ये वाला पानी है। अब इस पर एक दाब अप्लाई किए, एक दाब को बढ़ा दिए हम, इतना बढ़ा दिए कि जो अर्धपारगम ये झिल्ली थी, अर्धपारगम इस तरफ, ये अर्धपारगम झिल्ली द्वारा ये नमक के कण तो रुक जाएंगे अर्धपारगम झिल्ली में, और जो पानी के जल होगा हमारा, पानी शुद्ध पानी होगा, वो इस तरफ आ जाएगा। इस तरफ का नमक के कण इधर ही बन जाएंगे, यानी कि पानी के एक तरह का छन्नी का काम कर रहा है अर्धपारगम झिल्ली। क्या है काम कर रही है? छानने के फिल्टर का काम कर रही है। फिल्टर हो रहा है यहाँ पे, पानी इधर आ जाएगा और हमारा पानी मिल जाएगा, और जो गंदगी होगी इधर ही रुक जाएगी। समझ गए? यही होता है आरओ में। गंदा गंदा पानी डालते हैं, इसी तरह छान के हमें दे देगा अच्छा अच्छा पानी। समझे बेटा? ठीक है। अब जैसे इसमें भी लिख देखो क्या लिखा है। यह परासरण के क्या होता है? विपरीत क्रिया होती है, जिसमें दाब लगाकर विलायक के कणों के गमन को कम संख्या से अधिक संख्या की ओर किया जाए। जैसे समुद्री जल के विलयीकरण में समुद्री जल को इसी तरह शुद्ध किया जाता है। उसमें नमक होता है ना, अभी मैंने समझाया नमक वाले पानी को कैसे निकाल सकते हैं। अब इसके लिए फार्मूला होता है, चलो फार्मूला देख लेते हैं। आपने आदर्श गैस समीकरण पढ़ा होगा ना, फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। पीवी बराबर क्या होता है बेटा? NRT। पढ़ा है, सबने पढ़ा, मैंने पढ़ाया यार फर्स्ट ईयर में आप लोगों को। चलो अब देखो, अब यहाँ पे हम जो पी है, जनरली वो जो पी है ये दाब है, गैस के लिए दाब था। यहाँ पे जो दाब है वो हम आर पाई पी बराबर क्या लेंगे? पाई लेंगे, परासरण दाब लेंगे। तो पी बराबर आई पाई रख देंगे, तो पाई बराबर क्या हो जाएगा? N/V को RT हो जाएगा। अब बेटा हमें ये बता दो, आप हमें ये बता दो, जो N/V होता है ये क्या होता है? ये क्या होती है? मोलारिटी होती है, मोलरता होती है। मोलरता क्या है? सांद्रता ही तो है। मोलरता है क्या? सांद्रता ही है। तो कैपिटल M की जगह पर C ही तो लिख सकते हैं। ये सब सांद्रता की टर्म है ना, चाहे मोलरता हो चाहे मोललता हो, ये सब सांद्रता ही ज्ञात की जाती है उनमें। अच्छा, सांद्रता ही ज्ञात करने की टर्म है जितने भी ये सब हैं। मोलालिटी, मोलल्ती, है ना, मोललता, मोलरता, ये सभी क्या हैं? सांद्रता की टर्म है। फार्मलता भी होती है एक, है ना, पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, है ना, ये सब क्या है? सब टर्म उसी की हैं। चलो तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, अभी इसीलिए ये देखो NV बराबर क्या है? मोल प्रति लीटर। इसे सांद्रता C से व्यक्त करते हैं, या फिर M भी कह सकते हैं। इसकी जगह C लिख देंगे M, तो क्या बन जाएगा? N/V की जगह पे रख देंगे तो C लिख देंगे, तो पाई बराबर क्या हो जाएगा? CRT। ये फार्मूला बन जाता है यहाँ से। अब C क्या है, R क्या है? C क्या है, R क्या है? N बराबर देखो, कभी कभी ये भी रख देते हैं, मोल रख देते हैं। तो मोल के लिए जब मोल दिए हों, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ का भार दिया हो, तो ये फार्मूला आयतन मिलना चाहिए। तो ये भी फार्मूला हम बना सकते हैं। W का मान यहाँ से निकाल सकते हैं, विलेय की मात्रा निकाल सकते हैं ना। चलो N जो है वो विलेय के लिए ही है, विलेय की ही मात्रा है। N/V विलेय की ही सांद्रता है। N/V है, ये विलेय की ही सांद्रता है। ये विलेय की मोल बटे विलियन की, विलियन का आयतन। समझे बेटा जी? तो R क्या है? गैस नियतांक है, यूनिवर्सल गैस नियतांक। इसका मान जो होता है फिक्स होता है ना। ठीक, क्या है? टेम्परेचर है, केल्विन में होता है यहाँ पे टेम्परेचर। ठीक है, आप न्यूमेरिकल देखते हैं, इस पर समझ में आ जाएगा। देखो 200 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में V का मान दिया है, देखो यहाँ पे। इतने ग्राम प्रोटीन का 300 केल्विन ताप पर मोलर द्रव्यमान बताइए। इसका क्या बताना बेटा? मोलर द्रव्यमान बताइए। यदि विलयन का परासरण दाब इतना इतने है, R बराबर इतना मान फिक्स है। R का मान हमेशा 0.0821 लिया जाएगा। ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, हर जगह पढ़ा है। चलो ठीक है, विलेय की मात्रा हमें पता चल गई कितना है। प्रोटीन विलेय है ना यहाँ पे, कितना है? 1.26 ग्राम। अब विलियन का आयतन कितना है? 200 सेंटीमीटर क्यूब। अब परासरण दाब का मान दिया है, R का मान पता है, T केल्विन हमें पता है 300 केल्विन है। अब विलेय की मात्रा हमने फार्मूले में रख दिया। अभी हमने फार्मूला देखा ना, हल कर लिया। जितना आए आप हमें बताना, ठीक है बेटा? हल कर लेना, जितना भी आए
विलेय की मात्रा वो होगी उतने ग्राम। अच्छा, चलो ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं। ये सब सवाल इंपॉर्टेंट है, ये भी सवाल पूछे जाते हैं सब भैया, सब न्यूमेरिकल ही कस के पूछे जाते हैं इन सब में चैप्टर में। 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर 5% यूरिया के परासरण दाब की गणना कीजिए। अब यूरिया का परासरण दाब ज्ञात करना हमें। यूरिया का मात्रा 5 ग्राम, विलियन का 100 ml है। टेम्परेचर इतना है, टेम्परेचर नहीं दिया तो 273 मान लेंगे। अब 0 डिग्री सेल्सियस कैलविन में कितना होता है, 273 है तो होता है कैलविन। कैलविन बदलने के लिए डिग्री सेल्सियस में कितना जोड़ते हैं, 273 ही तो जोड़ते हैं, तो कैलविन जोड़ देंगे तो इतना कैलविन बन जाएगा। समझ आ गई बात। चलो, तो आर का मान फिक्स है, एन 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 बराबर हमें पाई बराबर, ये पाई है एन नहीं है, पाई बराबर हमें पता है परासरण दाब बराबर क्या होता है, पदार्थ की मात्रा बटे पदार्थ का अणुभार RVT। ठीक है, बस रख दिए सब। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ का अणुभार, पदार्थ का अणुभार यहाँ पे यूरिया है, NH2CO NH2, इसका अणुभार निकाल लेंगे हम। 60 होता है, इसमें रट लो नहीं पता तो। यहाँ भी लिखा है, देखो ये देखो लिखा है यहाँ पे, है ना। चलो, तो बस जितना आएगा इसे सॉल्व कर लेंगे आप, जितना आएगा उतने बार इसका परासरण दाब होगा। समझ गए बेटा जी। चलो आगे हम पढ़ते हैं ना बेटा, आगे पढ़ लेते हैं हम। असामान्य मोलर द्रव्यमान। किसी विलयन में विलेय के कण संगुठित या वियोजित, संगुठित मतलब एसोसिएशन को संगठित बोलते हैं, मतलब इकट्ठा होना। वियोजित मतलब डिसोसिएशन, अवघटन होने पर मोलर द्रव्यमान में होने वाला परिवर्तन असमान मोलर द्रव्यमान कहलाता है। पहला नोट क्या है, विलेय के कण संगठित होने पर कणों की संख्या में कमी व मोलर द्रव्यमान में क्या होती बेटा, वृद्धि। मोलर द्रव्यमान में क्या होगी, वृद्धि होगी, लेकिन कणों की संख्या में क्या होगी, कमी होगी। जैसे कोई विलेय है, जैसे ए विलेय है, ए विलेय है, इसके द्वारा हमने 2 मोल डाला, ठीक है। ये संगठित होके 1 मोल बना लिया इसने, 1 मोल ए बना लिया, 1 मोल ए बना लिया। संगठित होगा ना, मतलब इकट्ठा हो गया, 2 थे एक ही अणु बन गया 2 से, ठीक है। तो यहाँ पे कणों की संख्या में तो कमी हुई है, 2 कण डाले हमने, 1 कण बचा, लेकिन मोलर द्रव्यमान बढ़ जाएगा। अच्छा, मोलर द्रव्यमान निकालेंगे इसका तो बढ़ जाएगा। मोलर द्रव्यमान यहाँ पे 1 का इतना ही, मोलर द्रव्यमान 1 इतना ही लेंगे, यहाँ पे मोलर द्रव्यमान बढ़ जाएगा जोड़ने पर, ठीक है। अब विलेय के कण वियोजित होते हैं तो क्या होता है, वियोजित होते हैं, संगठित के लिए देख लिए, वियोजित होने पर कणों की संख्या तो बढ़ जाती है, लेकिन मोलर द्रव्यमान में कमी होती है। ये चीज़ याद रखना बस आप लोग। अब वान-ठाक गुणांक देखते हैं। वान-ठाक गुणांक की जरूरत क्या थी सर, इसीलिए मोलर द्रव्यमान में जो कमी समझने के लिए हमें, जो मोलर द्रव्यमान में कमी या वृद्धि होती है, इसी को समझने के लिए हमने वान-ठाप गुणांक लाया गया। अच्छा, चलो देखते हैं कैसे होती है कमी, कैसे होती है। बट वान-ठाप गुणांक की ज़रूरत क्या है, वान-ठाप गुणांक की ज़रूरत क्या है। जो वान-ठाप गुणांक होता है इसे बेटा आई से प्रदर्शित करते हैं। जो हमने जैसे थ्योरिटिकल हमने कुछ माना होता है तो उसको ऊपर लिखते हैं, नीचे हमें ऑब्जर्व जो हमें मिलता है, जो हमें प्रेक्षण द्वारा प्राप्त होता है वो लिखते हैं। समझे, यही होता है वान-ठाप गुणांक। वान-ठाप गुणांक की कमी क्या होती है, जो कॉलीगेटिव असंख्य अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं बेटा, जो अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं हमारे विलेय के सांद्रता पर डिपेंड करते हैं, विलेय की सांद्रता। अब जैसे हमने कितना मात्रा में विलेय मिलाया है उस पर डिपेंड करते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज जो होती हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म ही तो पढ़े थे। अणुसंख्यक गुणधर्म में कौन सा, परासरण, वासुदाब, अवनमन पढ़े थे, हिमांक उन्नयन पढ़े थे, है ना। क्वथनांक में अवनमन पढ़े थे, ये सब पढ़े थे ना। फिर परासरण दाब, ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी, पढ़े थे ना हम। RLVP वेपर प्रेशर में पढ़े थे ना। ये क्या था, इसको क्या पढ़े थे हम बेटा, इसको जो पढ़े थे हम, जो विलेय होता है मोल फ्रैक्शन के उसके बराबर था ना। बी यहाँ पे विलेय है। एक और पढ़े थे डेल्टा टीबी पढ़े थे। डेल्टा टीबी क्या था, टेम्परेचर था ना। बी बॉइलिंग क्वथनांक था। इसको क्या पढ़े थे, इसको हम पढ़े थे केबी इंटू मोललता स्मॉल m। यही पढ़े थे ना बेटा, यही पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे बताओ, याद हो तो। और क्या पढ़े थे हम, एक पढ़े थे डेल्टा टी
एफ पढ़े थे। इसमें क्या था, के एफ इंटू स्मॉल एम था, मूललता स्मॉल एम है। एक ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़े अभी आपने पढ़ा, पाई बराबर, है ना, पाई बराबर जो भी आपने पढ़ा है। ठीक है, इन सब में इन सब की सांद्रता, इन सब की जो ये सब जो डिपेंड करते हैं, वो किस पर डिपेंड करते हैं कि विलेय पदार्थ की सांद्रता कितनी है, विलेय पदार्थ की मात्रा कितनी है। अणु अनेक विलेय पदार्थों के कण अणुओं पर की संख्या पर डिपेंड करते हैं ना, हमने पढ़ाया था। और संख्या गुणधर्म कौन से हैं, जो विलेय कणों की संख्या पर डिपेंड करते हैं। अब विलेय कणों की संख्या तो यहाँ पे कम ज़्यादा हो जाती है, कभी वियोजन हो जा रहा है, कभी संगुणन हो जा रहा है, कभी वियोजन हो जाता है, कभी संगुणन हो जाता है। तो उनकी संख्या तो कम ज़्यादा हो जाती है। संख्या कम ज़्यादा हो जाती है तो इन पर भी फर्क पड़ेगा। जो ये जो हैं क्वथनांक, है ना, हिमांक है, ये वाष्प दाब है, परासरण दाब है, इन सब में फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। इसीलिए इस चीज़ को डिफाइन करने के लिए, सुधारने के लिए, इसलिए इनके मान भी फर्क पड़ जाएगा। इसलिए क्या आया है, वान ठाप गुणांक आया है। इसी के लिए क्या आया है, वान ठाप गुणांक। समझ गए आप। चलो, असमान मोलर द्रव्यमान को समझाने के लिए, जो असमान मोलर द्रव्यमान में असमानता आ जाती है, ठीक है, कम ज़्यादा हो जाता है मोलर द्रव्यमान, ठीक है, कणों की संख्या कभी घट जाती कभी बढ़ जाती है संगुणन के कारण। संगुणन हो गया तो संख्या घट जाएगी, मोलर द्रव्यमान बढ़ जाएगा। संकुलन होगा तो संख्या कई से कम हो जाएगी, संख्या तो कम होगी लेकिन मोलर द्रव्यमान बढ़ेगा। और अपघटन होगा तो संख्या तो बढ़ेगी अणुओं की, लेकिन मोलर द्रव्यमान घटेगा। इसे अब वैज्ञानिकों ने वान ठाप गुणांक है, वान ठाप वैज्ञानिक थे एक ना, वान ठाप वैज्ञानिक ने अपना एक प्रतीक आई प्रदर्शित किया जिसे वान ठाप गुणांक कहते हैं। अब ये होता क्या है सर, इसके अनुसार अणुसंख्यक गुणधर्मों के प्रेक्षित व सैद्धांतिक मानों का अनुपात वान ठाप गुणांक कहलाता है। जो आई होता है, जो अणुसंख्यक गुणधर्म का प्रेक्षित मान होता है, प्रेक्षित और अणुसंख्यक गुणधर्म का सैद्धांतिक मान जो होता है, ठीक है, वो क्या, उसी के अनुपात को क्या कहते हैं, वान ठाप गुणांक कहते हैं। समझ गए बेटा। अब वेपर प्रेशर के लिए जैसे लेंगे हम, तो डेल्टा पी जो होगा वो प्रेक्षित वाला डेल्टा पी, सैद्धांतिक वाला थ्योरिकल जो होगा थ्योरिकल वाला, और एक कौन सा हो, जो ऑब्जर्व वाला होगा। थ्योरिकल वाला जितना हम लेंगे, ऑब्जर्व वाला जितना रियल में होगा। जैसे हमने ले लिया, हम उदाहरण द्वारा देखते हैं यहाँ पे, एक अणु हमने, एक बताया ना, एक अणु ले लिया हमने, एक इसका वियोजन हो गया, वियोजन होके बन गए 2 अणु। अणु के एक के कितने हो गए, थ्योरिकल तो हमारा एक था, जो एक था शुरू में जो हमने लिया था, एक लिया था, ये थ्योरिकल में आएगा। जो बन गया कि ऑब्जर्व जो कर रहे हैं हम, ऑब्जर्व हो करके देख क्या रहे हैं कि 2 हो गए हैं, तो ऑब्जर्व में, ये ऑब्जर्व में आएगा 2 वाला। समझ गए। ऑब्जर्व में कौन रखेंगे, थ्योरिकल में कौन, जो प्रेक्षित मान होगा ये ऑब्जर्व वाला रखा है, ये सैद्धांतिक जो थ्योरिकल वाला मान है जो लिया जाता है रियल में, वो क्या होता है, सैद्धांतिक मान होता है। ठीक है, ये ऊपर प्रेक्षित होगा, नीचे सैद्धांतिक होगा। तो डेल्टा पी जो होगा ऊपर प्रेक्षित वाला होगा जितना लेंगे, ठीक है, और नीचे क्या होगा, सैद्धांतिक। ये सब के बराबर आ जाता है। ठीक है, परासरण दाब हो, चाहे वाष्प दाब हो, चाहे क्वथनांक हो, चाहे तो हिमांक हो, सब के लिए होता है ये। ठीक है, सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होती हैं। चलो अगला देखते हैं। हम जानते हैं कि परासरण दाब, ये इतना याद करने जो है न्यूमेरिकल आएगा इसका, थ्योरी लिखने के लिए नहीं आएगी, पक्का मैं गारंटी दे रहा हूँ। थ्योरी नहीं कि न्यूमेरिकल ही आएगा इसका। ठीक है, न्यूमेरिकल आ जाता है कभी कभी। ठीक है, चलो, तो आई जो होता है विलेय के मोलर द्रव्यमान का सैद्धांतिक मान होता है, विलेय के, और इधर जो होता है मोलर द्रव्यमान का प्रेक्षित मान होता है। जो यहाँ पे जो होता है वान ठाप गुणांक, मोलर द्रव्यमान की गणना कैसे, अगर मोलर द्रव्यमान निकालना है तो क्या करते हैं, परासरण दाब के मोलर द्रव्यमान के अनुसार व्युत्क्रमानुपाती होता है, वान ठाप गुणांक के अनुसार मोलर द्रव्यमान की गणना करने के लिए ऐसे करेंगे। यहाँ पे जो सैद्धांतिक है ऊपर है विलेय के मोलर द्रव्यमान के लिए, और जो प्रेक्षित मान है वो क्या है, नीचे है। समझ गए बेटा जी, समझ गए बेटा जी। यहाँ पे फार्मूला डिराइव करना है, फार्मूला निकाल लिया जाए। चलो निकाल ही लेते हैं, आज इतना ख़त्म कर लेते हैं। अगर वियोजन की मात्रा क्या है, अल्फ़ा है, अल्फ़ा वियोजन की मात्रा अल्फ़ा माना, तो वियोजन की मात्रा की हमें क्या करनी है, गणना करनी है। पहले कोई पदार्थ ए था, कोई पदार्थ ए था, वो क्या बना रहा है, किसी रिएक्शन में एन ए पदार्थ बना रहा है। तो जब प्रारंभ में समय था, जब t बराबर 0 था प्रारंभ में, तब एक मात्रा, मान लो एक मात्रा थी, तो बना कितना था, वियोजन 0 हुआ था। जब समय शुरू ही नहीं हुआ तो वियोजन क्या था, 0 था। जब t समय बाद कुछ समय बीता
तो मान लो अल्फ़ा, जो अल्फ़ा है ना ये, मान लो अल्फ़ा क्या हुआ, वियोजित हुआ, तो एक से अल्फ़ा घट जाएगा, जितना वियोजित है उतना घट जाएगा, एक से अल्फ़ा घट जाएगा। तो हो बनता कितना है, एन बनता है, तो हो कितना जाएगा, बन अब अपघटन के पूरे टोटल कितना होगा, एन अल्फ़ा। अल्फ़ा कम हो रहा है, बनेगा कितना इधर, एन अल्फ़ा बनेगा, क्योंकि एन है ना, एक एक ए था, एन ए बन रहे थे, हमने ए को एक मान लिया है, ठीक है। तो एक से मान लो हमने कह दिया एक से अल्फ़ा कम हो रहे हैं, तो बनेंगे किधर, एक से अल्फ़ा कम हो रहे हैं, टोटल एक था, टोटल इधर यन था, इधर कितना था यन, तो बनेंगे कितने, एन अल्फ़ा बनेंगे, समझ गए, एन अल्फ़ा बनेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सैद्धांतिक शुरू में मान कितना था, शुरू में मान तो ये वाला था ना, जोड़ेंगे ये वाला, टोटल मान कितना है, शुरू में तो एक ही था ना, हमने लिया था। अब प्रेक्षित बन कितना रहा है टोटल, टोटल इस समय बाद कितना, जितना शुरू में बचा था और जितना बना है, टोटल लेंगे ना हम। शुरू में बचा कितना था, एक माइनस अल्फ़ा बचा था, एक माइनस अल्फ़ा प्लस एन अल्फ़ा तो बन गए थे, टोटल मान ये ले लिया हमने प्रेक्षित मान में। तो प्रेक्षित मान बटे सैद्धांतिक मान में आई वन हाफ गुणांक होता है, तो प्रेक्षित मान में ये रख दिए, वो सैद्धांतिक मान एक था तो एक रख दिए, बस इसको हल कर लिए, हल कर लिए। तो आई माइनस एक को इधर भेज दिए, तो आई माइनस वन हो गया, एन अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा हो गया, एन अल्फ़ा को कॉमन ले ले, एन माइनस वन हो गया। अब अल्फ़ा का मान निकालना, तो अल्फ़ा का मान निकालने के लिए आई माइनस वन बटे एन बाई बटे एन माइनस वन हो गया। अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा वियोजन की मात्रा है, वियोजन की मात्रा हम निकालने के लिए फार्मूला हमें मिल गया, ये होगा। अब संगुणन की मात्रा निकालना हो कभी हमें, तो क्या करेंगे, संगुणन में क्या होगा, जैसे एन अणु लिए हमने, बन कितना रहा है, एक, एन ए लिए हमने, बन कितना रहा है, एक ए बन रहा है, बैलेंस करने के लिए एन यहाँ पे दिखा दिए, ठीक है, समझ गए। अब प्रारंभ में एन ए कितना था, एक था, प्रारंभ जब समय शुरू हुई नहीं तो अवनि के संगुणन कितना हुआ, जीरो का हुआ। अब मान लो टी समय बाद इतना इतना क्या हो, इतना कम हो गया, इतना संगुणन हुआ, संगुणन मतलब इकट्ठा होगा, इकट्ठा होगा तो कम ही आएगी ना, इसमें प्रारंभ में जो था। अब संगुणन होने के बाद कितना बन गया, एन बाई अल्फा। भाई इसको कैसे समझ सकते हैं हम, इसके एक उदाहरण द्वारा समझा सकता हूँ मैं आपको। जैसे एन है, तो एन एन है तो एक है, यहाँ पे एन छोड़ो काट देता हूँ मैं, यहाँ पे एन है तो एक बन रहा था, तो अब एक के लिए निकाले तो एक के लिए एक होगा, एक के लिए एक होगा ना भाई, एन के लिए क्या है, एक है, तो यहाँ पे मान लो एक से गुणा है, तो एक के लिए निकाले तो क्या होगा, एक के लिए निकाले तो एक बटे एन होगा, एक बटे एन ही तो होगा, समझ गए। तो वही चीज़ यहाँ पे जब अल्फ़ा बन के अल्फ़ा कम हो रहा है, अल्फ़ा मान लो अल्फ़ा बन रहा है, अल्फ़ा का संगुणन हो रहा है, अल्फ़ा कम हो रहा है, तो बनेगा कितना, तो टोटल एन था ना, तो अल्फ़ा बाई एन बनेगा, समझ गए, समझ गए ना बेटा जी। चलो, अब सैद्धांतिक मान क्या हो गया, सैद्धांतिक मान वन ही था, शुरुआत में स्टार्टिंग में वन ही था। अब प्रेक्षक मान जोड़ने के लिए जितना बचा है और जितना बना है टोटल कर लेंगे, इतना इतना बचा था, इतना एक था टोटल, इतना माइनस हुआ तो जितना बचा है वो ये है ना भाई, टोटल जैसे 100 था, 50 बना है तो 50 माइनस हो गया, तो इतना तो बचा है ना, यहाँ पे बचा वाला बचा, और जो बना है यहाँ पे वो अल्फ़ा बटे एन बना है जैसे, तो ये इतना है, इसलिए इतना टोटल प्लस कर लिए। तो प्रेक्षित मान होगा, प्रेक्षित और सैद्धांतिक मान रख दिए, हल कर लिए, हल कर लिए, इतना मान रख दिए, ये देखो इतना आ गया। अब यहाँ पे क्या निकाले, यहाँ पे मैंने क्या निकालना है, यहाँ पे हमें वही बस अल्फ़ा का मान, अल्फ़ा की वैल्यू निकालना है, तो एन आई को इधर कर दिए, एन आई कैसे इधर किए, एन आई इधर करने के लिए इधर क्या कहिए, एन से हर बराबर कर दिए, सभी में ऊपर नीचे गुणा, तो नीचे भाग में था, एन इधर आ गया, सब में एन आ गया, समझ गए। अब यहाँ पे क्या किए सर, यहाँ पे हमने अल्फ़ा कामन ले लिया, यहाँ पे ये एन भी इधर भेज दिया तो माइनस में एन आ गया, यहाँ पे अल्फ़ा कामन ले लिया तो एन एन यहाँ पे कामन ले लिए, आई माइनस वन हो गया, और इसको भाग में भेज दिया तो इतना अल्फ़ा का वैल्यू आ गई, समझ गए, समझ गए ना। चलो अब यहाँ पे कुछ लिखा है, देखो क्या लिखा है देख लेते हैं, क्या लिखा देखो, नोट, कार्बोक्सिलिक अम्ल, जितने भी कार्बोक्सिलिक होंगे उनके लिए वन हाफ गुणांक का मान, आई का मान क्या होता है, हाफ होता है, एन का मान 2 होता है, एसिटिक अम्ल जो होता है, बेंजोइक अम्ल, एग्जाम्पल जो कार्बोक्सिलिक अम्ल को एग्जाम्पल का है एसिटिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल के लिए
आई का मान क्या होता है, हाफ होता है, हमेशा याद रखना। जो एन का मान होता है, एन की वैल्यू 2 होती है हमेशा। समझ गए। और भी मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। आदर्श अनादर्श विलयन आज पढ़ेंगे कि हम कल पढ़ेंगे? चलो इनको कल पढ़ेंगे। और मैं थोड़ा सा एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको, ठीक है बेटा। आप फार्मूला चाहे आप भूल जाएं, लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब संगुणन होगा, संगुणन के लिए हमेशा आप एसोसिएशन बोलते हैं। संगुणन के लिए हमेशा, संगुणन के लिए हमेशा आप हमेशा ये याद रखना, संगुणन के लिए जो हमेशा आप याद रखना, आई बराबर क्या होता है, आई बराबर होता है 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बटे एन। ये किसके लिए है, एसोसिएशन के लिए, ये संगुणन के लिए है। और ठीक है, अब वियोजन के लिए क्या है, वियोजन के लिए आई बराबर होता है 1 माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा है अल्फ़ा प्लस एन अल्फ़ा। ये हमें ये चीज़ याद रखना। यहाँ से फार्मूला, यहाँ पे अल्फ़ा का मान निकालना रहता है, वियोजन संगुणन। अब कभी कभी किसी बुक में जो वो उसको रहता है ना संगुणन के लिए, संगुणन के लिए कभी कभी बीटा भी बोल रहता है। अच्छा, कभी कभी संगुणन के लिए बीटा भी रहता है, एसोसिएशन के लिए अल्फ़ा की जगह बीटा बोल लिखे रहते वहाँ पे। समझे, तो कोई दिक्कत उससे नहीं है। आप हमेशा ये चीज़ याद रखना, ठीक है। एक चीज़ और चाहे तो हम आपको बता दें, बता दे बेटा, कहो तो बता दे, नहीं तो कहो तो ना बताएं। बता दे या ना बताएं, बता ही देते हैं, मेरा तो मन है। अगर डिसोसिएशन आएगा, अगर डिसोसिएशन होगा तो आई की जो वैल्यू होगी वो 1 से ज़्यादा होगी। वियोजन में आई की जो वैल्यू होगी 1 से ज़्यादा होगी। और जो एसोसिएशन, अगर जो संगुणन होगा, संगुणन में जो आई की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 से कम होगी। हमेशा याद रखना, जब संगुणन वियोजन दोनों नहीं होगा रहा तो जो आई होगा, अगर संगुणन वियोजन दोनों नहीं हो रहा तो आई जो होगा वो 0 के बराबर होगा। यानी कि आई के वहाँ पे कोई, आई का कोई देना लेना है ही नहीं, आई का कोई मतलब है ही नहीं, वहाँ पे आई का कोई मान आएगा नहीं, आई का मान वहाँ पे रखा ही नहीं जाएगा फार्मूले में, ठीक है। सर इसको निकालने से क्या फ़ायदा था, इसको निकालने से बेटा जो फ़ायदा था ना, जो वहाँ पे हमारे जो फार्मूले थे ना, अब जितने भी फार्मूले, जैसे हमने अभी पाई वाला देखा था, पाई वाला क्या देखा था, CRT देखा था ना, यहाँ पे आई आ जाएगा। यहाँ पे अब वियोजन कभी वानठाप गुणांक दे रहा है फार्मूले में तो आई रख देंगे, हर फार्मूले में आई रख देंगे। जैसे हमारा एक और फार्मूला था, क्या था, डेल्टा TB था, डेल्टा TF था, इसमें भी आई रख देंगे। ये क्या था, आई, इसमें भी भाई KB M था, स्मॉल m, ये क्या था, KF स्मॉल m था, यहाँ भी आई आ जाएगा वानठाप गुणांक में। समझिए, ये फार्मूले, जितने फार्मूले हम, एक वो वासुदाब वाला है, ठीक है, वासुदाब वाले में भी आई आ जाएगा। समझिए, वानठाप गुणांक सब में लग जाएगा। जब वानठाप गुणांक की बात आएगी सवाल में, तो सवाल फिर करने के लिए वानठाप गुणांक का भी यूज होगा। समझिए बेटा, ठीक है। तो अब हमारा क्या बचा, इसके सब हम न्यूमेरिकल करवाएंगे लास्ट में अभी, ठीक है। आदर्श अनादर्श विलयन बचा है। आदर्श विलयन वे होते हैं जो राउल्ट नियम का पालन करते हैं, अनादर्श विलयन क्या होते हैं, जो राउल्ट नियम का पालन नहीं करते हैं। एक वीडियो में ये लेसन पूरा हो जाएगा, लास्ट एक वीडियो बनाऊंगा मैं, ये लेसन पूरा हो जाएगा, फिर 1-2 वीडियो में न्यूमेरिकल करवा दूंगा, बाकी इसी हफ्ते में मैं ये लेसन पूरा कर दूंगा आपका, ठीक है बच्चे। तो अच्छा लगा है तो फिर क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब, और ठीक है, शेयर करना ना भूलें, बस अपने दोस्तों को पहुंचाएं। और फिर चले मिलेंगे अगले वीडियो में। समझ नहीं आया तो बेटा एक बार प्लीज़ वीडियो दोबारा फिर से देख लेना, वानठाप गुणांक अगर समझ में नहीं आया हो तो उससे फिर से एक बार वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा। आशा करते फिर भी ना समझ आए तो आप मुझे पास मैसेज कर देना, ठीक है बेटा, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।